हेलो एवरीवन दोस्तों। तो मेरा नाम प्रमोद राणा है और यहाँ पर मैं आज आपको एनसीईआरटी की क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो जाएगा, उसका चैप्टर 2 जो संविधान निर्माण है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो है ये आपको नई सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति, जैसा कि आपको ये टॉपिक दिख रहा है लोकतांत्रिक राजनीति, सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, राजनीति यानी राजनीति, लोकतांत्रिक मतलब जहां लोगों का शासन हो उस तरह की हम राजनीति करें तो वही क्या हो जाएगी, लोकतांत्रिक राजनीति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जब अपना भारतीय इतिहास है तो उसमें राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस समय किस तरह की राजनीति थी, उस समय राजतंत्रात्मक राजनीति थी। राजतंत्रात्मक राजनीति मतलब क्या थी, राजा की ही चलती थी और राजा अपनी मर्जी से बनता था, राजा के पुत्र ही दोस्तों आगे राजा बनते थे, ना कि लोगों के द्वारा चुन के कोई राजा बनता था। तो अपने भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा देखने को मिलेंगे जहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ना कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। परंतु वर्तमान में अपना जो भारत देश है उसमें कैसी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी लोगों के द्वारा जो प्रमुख व्यक्ति है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये सभी चुन के जाते हैं। तो अपने भारत में अभी वर्तमान में कैसी राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति है। जबकि भारत में संविधान नहीं बना था, अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले कैसी थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी राजतंत्रात्मक राजनीति हो जाएगी। ठीक है, हाँ आप देखिए, हम बेसिक परिचय हम पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर आखिरकार कौन कौन से सवाल हैं, यानी लोकतंत्र लोगों का तंत्र। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए जो अपना पाषाण काल था, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल, उस समय लोग जो है कहां पर रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, उस समय लोग कहां पर रहते थे, जंगलों में रहते थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, मनुष्य का विकास होने के बाद उसने क्या बनाया, एक समाज बनाया। मनुष्य का विकास होने के बाद उसने दोस्तों क्या बनाया, एक समाज बनाया। अब धीरे धीरे परिवार बना, परिवार से समाज बना, अब समाज बहुत बड़ा बन गया तो एक दूसरे के बीच लड़ाई होने लग गई। अब लड़ाई होने लग गई, साथ ही साथ खाने पीने की चीजों को लेकर लड़ाई, शिकार को लेकर लड़ाई, कृषि को लेकर लड़ाई। तो उन सब ने मिलकर क्या कहा कि चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि सुबह उठ के ये व्यक्ति काम करेगा, दिन में ये काम करेगा, दिन में ये काम करेगा, और यदि इनके बीच मतभेद की स्थिति होती है तो किसी एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा, प्रमुख बना दिया जाएगा, और उसी व्यक्ति जो है वही मेन व्यक्ति जो है इनका डिसीजन लेगा। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति बनाया किसने, लोगों ने बनाया। ठीक है, कहां पर लिखा हुआ था, कहीं कोई नियम बना दिया गया होगा। तो ये चीजें क्यों बनाई गई, ये चीजें इनके काम आसान करने के लिए बनाई गई। तो यही है लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर सवाल। लोगों का तंत्र हो, कोई एक नियम बना दो जिससे कम से कम पूरी शासन व्यवस्था, सारी चीजें आसानी से और व्यवस्थित तरीके से चल सके। इसीलिए लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप जो है ये बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हम किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, अमीर व्यक्ति बहुत अमीर होता है और गरीब व्यक्ति बेचारा गरीब रहता है, तो उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय नहीं मिलेगा। सामाजिक रूप से न्याय मतलब समाज में बढ़ावा नहीं मिलेगा, आर्थिक रूप से न्याय मतलब पैसे के मामले में मजबूत नहीं होगा, बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, बड़े बिजनेस नहीं मिलेंगे, राजनीति में कभी आगे नहीं जा पाएगा। तो हम एक ऐसा दस्तावेज तैयार करेंगे जिससे गरीब व्यक्ति भी उठे, अमीर व्यक्ति भी उठे, साथ ही साथ गरीब को भी न्याय मिल सके और अमीर को भी न्याय मिल सके। तो इसीलिए हम एक ऐसा नियम बना देंगे जिसे हमने क्या कहा, संविधान कहा, जिसे हमने क्या कहा, संविधान का। तो संविधान किसी भी तरह का हो सकता है, कोई हमने संस्था बनाई तो उसके नियम कानून क्या है, संविधान। कोई देश है उसके नियम कानून संविधान। घर पे पिताजी ने दोस्तों एक टाइम टेबल बना दिया तो वो क्या है, घर का संविधान हो गया। ठीक है, तो संविधान एक तरह से देखा जाए कि नियम कानूनों के अनुसार चलने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए बनाया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। ठीक है,
संविधान आखिरकार बनते कैसे हैं, तो अलग अलग देशों के संविधान की अभी हम चर्चा करेंगे। आखिरकार कैसे, क्या भारत का संविधान बना, कैसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना, उन्हें कौन बनाता और किस तरीके से संविधान बनते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य आखिरकार कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने कहा कि बेटा रात में 7 से 8 बजे सो जाना है। दादाजी के समय लाइट थी नहीं और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। अब जब आपका समय आया तो लाइट जो है वो रहने लग गई, पूरी व्यवस्था हो गई। तो अब आप रात को क्या उठ रहे, मतलब रात को 11 बजे सो रहे हो और सुबह उठ रहे हो 6 बजे। तो अब आप ये बताइए, जो दादाजी ने नियम बनाया वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार, उस नियम में हम चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह अपने भारत की जो संविधान सभा है, उसने संविधान उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाया था, और हम समय समय पर इसमें क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसे बना और क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आई थी, वो हम जानेंगे। और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो ये सारी चीजों को हम बेसिक जो है अच्छे से कवर करेंगे। तो आपको एक बेसिक चीज समझ में आई होगी, संविधान यानी क्या है, नियम हम क्यों बनाते हैं। ठीक है। हाँ, अब आइए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान आखिरकार कैसा बना। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरह दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था, अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज थे गोरे, और गोरे लोग हमेशा क्या चाहते थे कि हमारा ही शासन हो। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, अच्छा हुआ यूरोप के ऊपर प्रेशर था इस कारण, और भारतीय लोगों में स्वतंत्रता को लेके, आंदोलन को लेके, मतलब स्वतंत्रता को लेके उन्होंने आंदोलन किया और अपना भारत जो है आजाद हो गया। अंग्रेज जो है पूरी तरह चले गए थे। परंतु जो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका। वहां पर दोस्तों जो है ये गोरों के द्वारा रंग भेद की बहुत ही ज्यादा नीतियां अपनाई जाती थी। जो श्वेत लोग होते थे, ये अश्वेत लोगों के साथ, साथ ही साथ रंगीन लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे, बहुत भेदभाव करते थे। मतलब भेदभाव इस तरह का था कि अपने पास नहीं बैठने देते थे। ठीक है। किसी भी टॉयलेट उनके लिए अलग होती थी, रहने की व्यवस्था उनके लिए अलग होती थी, काम करने के लिए भी आ रहे हैं तो उनको परमिट लेके आना पड़ता था अश्वेत लोगों को। तो ये स्थिति थी दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला नाम के नेता हुए। इन्होंने दोस्तों क्या किया, जो गोरों की जो सरकार थी ना, जिन्होंने नियम कानून बना रखे थे, उन्होंने नियम कानून भी ऐसे बनाए थे कि अश्वेत लोगों का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। तो जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार में क्या किया, विद्रोह किया। अब विद्रोह किया तो जो अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और इनके साथ में 7 अन्य और जो नेता थे, उनको 1964 में देश में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। यानी नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेला के साथ में जो 7 अन्य लोग थे, उनको 1964 में पूरे जीवन भर के लिए कारावास मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया था। ठीक है, रंग भेद की नीति का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी शासन व्यवस्था में भागीदार होना चाहिए। परंतु गोरों के पास पावर थी, गोरों के पास शासन व्यवस्था थी, और उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला के इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने रंग भेद की शासन व्यवस्था का विरोध किया था। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला पता है क्या कहते हैं, कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। यानी गोरों का जो प्रभुत्व, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था, उनके खिलाफ संघर्ष किया, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें। मतलब ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो ही रहें, या फिर जो अश्वेत हम हैं वो हमारे पास ही रहे। हमारा उद्देश्य क्या है, सभी लोग मिलजुल के रहें, गोरे लोग भी रहें, अश्वेत लोग भी रहें, रंगीन लोग भी रहें। ठीक है।
और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। मतलब नेल्सन मंडेला का दोस्तों मानना यह था कि ऐसा नहीं है कि हम अश्वेत लोग ही आगे बढ़ें। इनका उद्देश्य था, इनका मानना था कि सभी लोग मिलजुल के आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक समाज का विकास किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। तो अंग्रेजों ने 1964 में इनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और इनको दक्षिण अफ्रीका में एक रोबेन द्वीप है, उसकी जेल में कैद करके रखा गया था 27 साल तक। सोचो, मैं आपको 27 दिन तक कहूंगी बेटा यहां घर में रहना, नहीं रह पाओगे। 27 साल तक दोस्तों ये जेल में रहे थे। कौन? नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, जैसा कि आप सभी को पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था और धीरे धीरे जो अपनी ब्रिटेन की कंपनी थी ना, उन्होंने भारत पे प्रभुत्व जमाना चालू कर दिया था। पर जो अपना दक्षिण अफ्रीका है उसमें थोड़ी बाद में आई थी यूरोपीय कंपनियां। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे जिस तरह भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, इसी तरह दक्षिण अफ्रीका को भी क्या कर दिया था? गुलाम बना दिया। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सभी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है ये 17वीं 18वीं शताब्दी समझ में नहीं आता हमें। तो देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, अभी वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। मतलब जो शताब्दी चलेगी ना उससे पहले वाले ईयर वाली लाइन होगी। जैसे 21वीं शताब्दी है, मतलब 2000 से 2099 तक 21वीं शताब्दी हो, ठीक है। 2100 हो जाएगा फिर वो 22वीं शताब्दी लगे। अब जैसे 17वीं शताब्दी है, मतलब 1600 से लेके 1699 तक कौन सी चलेगी? 17वीं शताब्दी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 18वीं शताब्दी जो है 1700 से लेके 1799 तक कौन सी शताब्दी चलेगी? ये 18वीं शताब्दी चलेगी, ये 17वीं शताब्दी चलेगी। इस तरह दोस्तों ये शताब्दी जो है ये होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी वर्तमान में 21वीं है तो विजुअल कर लेना, इससे पहले वाला नंबर आएगा 17 से 16 वाला नंबर आएगा 18 से 17। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन वाले टॉपिक होते हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो जिस तरह भारत को गुलाम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका को भी बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के आजाद होने के बाद भी, मतलब आजाद तो नहीं हुआ, गोरी चमड़ी वाले लोगों ने शासन व्यवस्था संभाली थी, पर गोरी चमड़ी वाले लोग ज्यादातर जो है यहीं बस गए थे दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि शासन व्यवस्था है, हमारी राजनीति है, हमारी संपत्ति है, हमारा सब पैसा यही है, तो हम यहीं पे रहेंगे। और शासन प्रशासन में प्रमुख भागीदारी में जो गोरी चमड़ी वाले लोग अंग्रेज थे ना वो थे, ठीक है। और यहाँ की राजनीति में दोस्तों किसने भाग लिया था? ज्यादातर गोरी चमड़ी यानी अंग्रेजों ने ही भाग लिया था। और अब अंग्रेज यानी जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं वो करते क्या थे? गोरी चमड़ी वाले लोग जो है अश्वेतों का विरोध करते थे, रंगीन लोगों का विरोध करते थे। तो थोड़े थोड़े गोरे थे जैसे जिसमें भारतीय लोग भी शामिल थे, उनका दोस्तों क्या करते थे? विरोध करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में 3/4 लोग जो है वो अश्वेत ही रहते थे, यानी 4 लोगों में से 3 लोग अश्वेत मिल जाएंगे आपको। सोचो इतनी ज्यादा आबादी अश्वेतों की थी दक्षिण अफ्रीका में, उसके बावजूद भी गोरों ने इनके खिलाफ, इनके जो क्या कहते हैं, इनके लिए क्या कर रखा था? भेदभाव करते रहते थे, ठीक है। तो अश्वेत कौन होते हैं? दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं जो काले हैं, और इनका हिस्सा था 3/4। और रंगीन लोग कौन है? मिश्रित नस्ल के लोग हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े गोरे थोड़े काले सब आ जाएंगे। इसमें भारतीय लोग भी यहाँ पे जो बसे हुए थे वो भी थे। और गांधी जी को आपको पता है दोस्तों, रंगभेद की नीति का जो रंगभेद होता था ना, गांधी जी ने भी इसका विरोध, मतलब गांधी जी भी जब दक्षिण अफ्रीका में रहते ना तो उनके साथ भी ये बहुत सारी चीजें हुई थी। और नेल्सन मंडेला ने तो विरोध किया, तो नेल्सन मंडेला को 1964 में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों, गोरे शासकों के अलावा किसी को, हाँ देखो अंग्रेजों ने इस तरह के कानून बना रखे थे कि लोकतांत्रिक, लोकतंत्र मतलब क्या होता है? सभी भाग लेंगे। परंतु जो अंग्रेज है, गोरे लोग हैं, इन्होंने क्या कानून बना रखा था कि वोट जो है हम ही दे पाएंगे, जो श्वेत लोग हैं वोट नहीं दे पाएंगे, हम ही वोट देंगे, हमारा ही व्यक्ति नेता बनेगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, अश्वेतों ने संगठन बनाए, ठीक है, संगठन बनाए और साथ ही साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार है इसका विरोध किया।
ठीक है, इसका विरोध करने की कोशिश की, तभी तो आजीवन कारावास की सजा दी गई नेल्सन मंडेला को। तो अंग्रेजों ने कानून भी ऐसे बना रखे थे, ठीक है, कि अश्वेत लोग जो है संगठन नहीं बना पाएंगे, भेदभावपूर्ण यदि कोई व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, यानी उनको भी, अश्वेत लोगों को ये अधिकार तक नहीं दे रखा था, ठीक है। साथ ही साथ धीरे 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 अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो संघर्ष भी शुरू हो गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गए थे, संघर्ष शुरू हो गए थे। अश्वेत लोग करेंगे जब इनको इतना अपन दबाएंगे, आप किसी भी चीज में भागीदारी नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, कोई संस्था संगठन नहीं बना सकते, भेदभाव का विरोध नहीं कर सकते, तो फिर धीरे धीरे संगठन बनने लग गए। 1950 यानी 20वीं शताब्दी के मध्य से ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष बनने लग गए थे, और एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नामक एक संगठन बना था। इसमें नेल्सन मंडेला जो है वो भी शामिल हुए थे, और बहुत सारे अश्वेत लोग जो हैं वो शामिल हुए थे। कौन सा संगठन बना, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब दी गई, 1964 में। उन्हें कहां पे रखा गया था, रोबेन, यानी रॉब उनका था वहां पे, तो ऐसे विजुअल करो, रोबेन द्वीप में रखा गया। 1964 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में बैठनी भी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये याद रखना कि जो साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पर श्वेत लोग ही रहते थे, और यहां पे ऐसे डेंजर बोर्ड लगा रखे थे, किसके लिए, अश्वेतों के लिए, और रंगीन लोगों के लिए, कि ऐसे बोर्ड लगा रखे थे कि डेंजर है, यहां पे खतरा है, किस किस के लिए, अश्वेत लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, और रंगीन लोगों के लिए, कि यदि आप यहां पे दिख गए तो आप लापता हो जाओगे। यदि हथियारबंद गार्ड को आप देख गए तो कानूनी मार दी जाएगी, मतलब गोली मार दी जाएगी, और यदि जंगली कुत्तों के पास आप आ गए तो वो पूरी आपकी दोस्तों क्या खा जाएंगे, खाल खा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डेंजर बोर्ड लगे थे कि अश्वेत लोग यहाँ इस एरिया में देख मत जाना। सोचो भारत जैसे देश में यदि कोई लिख दे ऐसा तो विरोध बहुत हो जाए अभी, पर ऐसी स्थितियां थी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत भारतीयों और रंगीन लोगों के साथ, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, धीरे 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 अश्वेत लोग जो है वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, रंग भेद के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है, इस संगठन में अश्वेत लोग बहुत ज्यादा जुड़ रहे थे। नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर उसके बावजूद भी वो जेल से, जो रोबेन द्वीप की जो जेल थी ना, वहां से विरोध कर रहे थे, और अश्वेत लोग जो है धीरे 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 विरोध करते गए, ठीक है। अब जब विरोध करते गए तो अंग्रेजों को भी समझ में आने लग गया, अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनने लग गया, और अंग्रेजों को भी समझ में आने लग गया कि यदि अब हमने अपनी नीतियों में चेंजेस नहीं किया तो यह हमारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। परंतु नेल्सन मंडेला की विचारधारा ऐसी नहीं थी। उनकी विचारधारा कैसी थी कि सब मिलजुल के काम करेंगे। तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हुआ तो गोरों ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया कि ठीक है, अब रंगभेद की नीति नहीं होगी, आप वोट डाल सकोगे, ठीक है, अश्वेत लोग कहीं भी घूम सकेंगे। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो करने लग गए थे। और 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जो है ना, नेल्सन मंडेला, इनको भी आजाद कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव हुआ, अश्वेतों का दोस्तों क्या हुआ था, विरोध, मतलब अश्वेतों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उन्होंने किया, तो इस वजह से नेल्सन मंडेला को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, रोबेन द्वीप की जेल से छोड़ दिया गया। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज बैठे और अश्वेत लोग बैठे, और इन सब ने मिलके कहा कि अब जो है हम सब मिलके शासन व्यवस्था चलाएंगे। अंग्रेजों को भी मजबूरी में मानना पड़ा, कुछ नहीं कर सकते थे। और अंततः 26 अप्रैल 1994, कब, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया, और ये लोकतांत्रिक देश बन गया। तो 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया, और ये अब के देश कैसा बन गया, लोकतांत्रिक, यानी अब लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाएगी, रंग भेद सब समाप्त होगा, जिस व्यक्ति को जो पसंद है उसको वोट मिलेगा, ठीक है। अब अंग्रेज नहीं चाहेंगे अपने अनुसार, कानून व्यवस्था ऐसी बनेगी कि सभी को बराबर हक मिले। और फिर 1994 में संविधान बनना चालू हुआ, दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान। और इस नए संविधान में सब चीजों को देखा गया। देखो, अंग्रेजों को डर था कि अश्वेत लोग संख्या में ज्यादा हैं, हम लोग कम हैं, हो सकता है हमें उखाड़ फेंक दे, हमारी संपत्ति पे अधिकार कर ले, हमारी जमीनों पे अधिकार कर लें। परंतु नेल्सन मंडेला और सभी अश्वेत लोगों का मानना यह था, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पर ऐसा कह दे कोई व्यक्ति तो क्या
भविष्य में तो हो सकता है ना। तो इसीलिए एक नियम कानून बनाया गया, दस्तावेज बनाया गया, जिसे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहा गया। इसमें कहा गया कि हम सब मिलके काम करेंगे। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को नीचा दिखाना या किसी का विरोध करना, हमारा उद्देश्य है आगे बढ़ना। ठीक है। और इसमें सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। कि ठीक है, कब? 1994 में दोस्तों, याद रखना, संविधान बनना चालू हो गया। दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा लहराया और ये लोकतांत्रिक देश बन गया। और नए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी बने। सोचो दोस्तों, इन्होंने 28 साल तक जेल में रहे थे, इतना विरोध किया था, तब जाके दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत तक इनके विचारों से इतना प्रभावित हो गया कि भारत ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दे दिया। समझते हो ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, जो कि 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया। ठीक है। और 1993 में नेल्सन मंडेला को अंतरराष्ट्रीय जो नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज मिला था नेल्सन मंडेला को। सोचो, नेल्सन मंडेला देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, जब जो लोकतांत्रिक देश बनने की और संविधान बनता है तो उस समय ये बहुत खुश होते हैं। और पता है क्या कहते हैं? कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। समझ रहे हो? जो अश्वेत और श्वेत लोग जो थे, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, अब दोनों आके बैठ गए और दोनों ने शांतिपूर्ण ढंग से दोस्तों क्या किया? लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बल मन साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को भी तैयार थे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, दोनों मिलके शासन चलाएंगे। और मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें। दक्षिण अफ्रीका के जितने भी लोग हैं वो अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नेल्सन मंडेला की विचारधारा भी क्लियर थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेजों को हम नीचा दिखाएं, उनका उद्देश्य था कि सभी हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसी में ये एक चित्र दिख रहा है दोस्तों, आज का दक्षिण अफ्रीका। आज के दक्षिण अफ्रीका की ये सोच को उजागर करता है। जिस तरह दोस्तों देखिए, आपको दक्षिण अफ्रीका में हर तरह के रंग मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों, रंग मिलेंगे मतलब समझ रहे हो ना, हर चीज में दक्षिण अफ्रीका आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है और आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। ठीक है, क्यों कहता है समझ में आया? क्योंकि इसमें समान भातृत्व की भावना है, सभी लोग मिलके आगे बढ़े, नागरिकों को अधिकार मिले, लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इतना समझ में आ रहा है ना? कुछ क्वेश्चन बताइए। दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? अभी अभी बताया, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। 1993 में क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय नोबेल प्राइज हो जाएगा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप के जेल में रखा गया था और लोकतांत्रिक देश बन गया है अब अपना नेल्सन मंडेला 1994 में। 2 साल में लगभग संविधान इनका बनके तैयार हो गया। संविधान समझ गए, एक नियम कानून जो कि पूरी शासन व्यवस्था चलाएगा, किसी व्यक्ति को पावरफुल नहीं बनने देगा, किसी को कमजोर नहीं रहने देगा, सभी समान भातृत्व की भावना से बढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब देखिए एक नए संविधान की ओर। तो 2 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका का क्या बन गया? नया संविधान बन गया और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार मिले, यानी ये जो संविधान बना है ना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे बहुत अच्छा संविधान माना जाता है। इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने जितने व्यापक अधिकार अपने नागरिकों को दिए, नागरिक मतलब समझते हो ना, उस देश के जो नागरिक, उस देश के जो व्यक्ति हैं वो नागरिक कहलाते हैं। तो इस संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जितने व्यापक अधिकार दिए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। इसीलिए इस संविधान की हर जगह प्रशंसा होती है। किसकी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। ठीक है। और इस संविधान से दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक लोग होते हैं ना, वो भी प्रेरणा लेते हैं। देखिए संविधान नियम हर जगह बनता है, हमेशा ध्यान रखना। जहां कोई संविधान है तो वहां जरूरी नहीं है कि वो देश लोकतांत्रिक होगा। राजा महाराजाओं के समय में भी नियम कानून होते थे,
संविधान क्या है? नियम कानून है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां संविधान होगा वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी ही, परंतु जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी जहां लोग अपने द्वारा राजा को चुनेंगे वहां संविधान जरूर होगा। तो संविधान जहां है वहां लोकतंत्र हो ये कोई जरूरी नहीं है, पर जहां लोगों का पावर होगी वहां नियम कानून जरूर होंगे, यानी वहां संविधान जरूर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1994 तक जहां अलोकतांत्रिक तौर तरीकों से निंदा होती थी दक्षिण अफ्रीका की कि यहां तो गोरे ही शासन करते हैं, यहां तो भारतीय लोगों के पास बिल्कुल ही पावर, मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास बिल्कुल ही पावर नहीं है। अब आज उस देश को हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के मॉडल के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, अपने जो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के ऊपर, कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है ये इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है जो कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे, कि रंगभेद का विरोध हुआ, क्रूर और दमनकारी जो इतिहास था अंग्रेजों ने किया वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। पर बात इतनी नहीं है, ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। ठीक है, इसमें श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, और यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, तो सभी को बराबर हकदार मिले, ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। ठीक है, हाँ अब आइए 2.2 जिसमें हम देखते हैं कि आखिरकार हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अपन को आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि आप जानते हो, देखिए अपना भारत का जो इतिहास है बहुत गौरवमय रहा है, बहुत प्राचीन रहा है। प्राचीन इतिहास में हम देखें तो भारतीय शासकों ने शासन किया, मध्यकालीन इतिहास में हम देखें तो ज्यादातर मुस्लिम शासकों ने शासन किया, और आधुनिक इतिहास में मराठाओं ने और अंग्रेजों ने शासन किया। ठीक है, अब अंग्रेज थे पावरफुल, वही गोरे हो गए, और गोरे अपने अनुसार नियम कानून बनाएंगे, तो क्या वास्तविक रूप से जो भी नियम बना है उससे प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे ही अपना भारत आजाद हुआ तो उसके बाद हमने कहा कि हम एक ऐसा नियम बनाएंगे जिससे भारत का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी को वोट डालने का अधिकार हो, महिलाओं की बराबर भागीदारी हो, शासन में जो ऊपर व्यक्ति बैठा है यदि वो कुछ भी गलत तरीके से भ्रष्टाचार करता है तो उसको हटाने की व्यवस्था हो। तो वही पूरा नियम क्या है? संविधान है। अंग्रेजों के समय में भी नियम थे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी क्या है? नियम है ना। तो अब हमें जो है नियम अपने भारतीयों के अनुसार बनाना होगा, तो इसीलिए हमने क्या बनाया? संविधान बनाया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम समझ सकते हैं कि हमें संविधान की क्यों जरूरत है। वहां रंग भेद की बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, रंग भेद की नीतियां थी, गोरे कालों को कुछ समझते नहीं थे, तो इस वजह से नियम बनाए गए। दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यक अश्वेत, ठीक है, अश्वेत मतलब ज्यादा संख्या में थे। याद करो जो मूल निवासी थे 3/4 थे, और चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने क्या कहा? जो अश्वेत थे इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। जबकि अल्पसंख्यकों को भी डर था, जो गोरे थे ना अंग्रेज वो कम थे, अल्पसंख्यक संख्या में अल्प यानी कम, इनको डर था कि हमारी संपत्ति ये नहीं छीन ले, हमारे विशेष अधिकार जो हमें मिले हुए हैं ये नहीं छीन ले। तभी तो ये कह रहे थे अंग्रेज भी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा था कि यदि हमने बहुसंख्या जो ज्यादा संख्या में इनमें कोई पावरफुल व्यक्ति बन गया तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे, तभी तो ये ऐसे नियम कानून बनाते थे। परंतु ज्यादा समय तक व्यवस्थाएं चल नहीं सकती थी। लंबे समय बाद दोनों सहमत हो गए। नेल्सन मंडेला यानी अश्वेत लोगों ने और अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम दोनों सहमति से एक कानून बनाते हैं जिससे कोई भी किसी का विरोध नहीं करेगा। ठीक है, कोई समझौता नहीं होगा। मूल जो सिद्धांत है वही, ऐसा नहीं है कि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमारा ही दबदबा होगा, नहीं, आपको भी अपने अधिकार मिलेंगे, आपकी संपत्ति मिलेगी। तो लंबे समय बाद दोनों सहमत हो गए और बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान लिया गया कि बहुमत का शासन होगा जिसके सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और एक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है। और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने तय किया कि जो भी नियम लिखित में होंगे वही सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।
ये नियम काहे के लिए बनाए? इसीलिए तो बनाए गए कि उन नियमों को माने और यही नियम सर्वोपरि होंगे, जो लिख दिए गए, कोई भी इनका विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना। और इन्हीं बुनियादी नियमों को लिखित रूप में अपन क्या कह देते हैं? संविधान कह देते हैं। ठीक है, तो संविधान एक तरह से क्या है? लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग जो है सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी नियम होता है सबको मानना है, कानून व्यवस्था भी मानना है कि नहीं। अभी आप 3 दोस्त मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हो, तीनों साए साए, पुलिस वाले ने पकड़ा, आपने कानून नहीं माना, चालान भरो, अगली बार से मानना, पर मानना पड़ेगा, नियम है, मानोगे तो आप नहीं, पर मानना चाहिए। ठीक है। अब देखिए संविधान बहुत सारे काम करता है। जैसे संविधान यानी नियम है, तो यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। कोई भी लोग साथ रह रहे हैं तो उनके बीच भरोसा है। जैसे मान लीजिए आप मोहल्ले में रह रहे हो, कोई गुंडा है, अब एक नियम बना है, यदि गुंडा परेशान करेगा तो पुलिस उसकी कुटाई करेगी। ठीक है, अब गुंडा परेशान करता है तो हैंड टू हैंड आप नियम बनाए, पुलिस को कॉल करते हो, पुलिस कुटाई करती है, गुंडा शांत बैठ जाता है। तो लोगों को भरोसा है कि हाँ नियम हमें झुकने नहीं देगा, लोगों में सहयोग की भावना है। संविधान ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। अब संविधान ही तो ये डिसाइड करता है कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होगा। प्रधानमंत्री जैसे वर्तमान में है, अब प्रधानमंत्री को अपन एज ए प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं, पर एज ए सांसद चुनते हैं। पर पता चल जाता है, पार्टी डिसाइड कर देती है ये उम्मीदवार का चेहरा होगा, या नहीं भी करती है तो फिर भी हमें पता होता है, हम ही सांसदों को वोट देते हैं, हम ही विधायकों को वोट देते हैं, और कैसे क्या फैसले लेंगे वो नहीं लेते हैं तो अगली बार सरकार गिरा देती है। तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। जैसे भारतीय संविधान में अपने मौलिक अधिकार हैं, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं पर भी रहने का अधिकार, कहीं भी प्लॉट लेने का अधिकार, ये हमें संविधान ही तो बताता है। और एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है अपना संविधान। तो संविधान के बहुत सारे काम है। ठीक है, संविधान यानी नियम होना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का आखिरकार किस तरह निर्माण हुआ। ठीक है तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। जैसा कि आप सभी को पता है, अंग्रेज 1600 में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1600 में इनको व्यापार की अनुमति मिल गई थी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, और भारत में इनको व्यापार की अनुमति मिल गई थी। फिर धीरे धीरे अंग्रेज जो है इन्होंने भारतीय शासकों को उखाड़ फेंका और अपने अनुसार नियम कानून बनाने लग गए थे। ठीक है, तो अपने अनुसार नियम कानून बनाए। फिर धीरे धीरे भारतीय लोगों ने क्या किया? विरोध किया कि आप तो नियम कानून अपने खुद के अनुसार बना रहे हो, सभी भारतीय लोगों के अनुसार बनने चाहिए नियम कानून। सही बात है। फिर धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान जैसा देश भी बट गया था। तो जहां एक तरफ दोस्तों हम आजादी के लिए आंदोलन कर रहे, वहीं दूसरी तरफ अपना भारत का टुकड़ा हो गया धर्म के आधार पे। ठीक है, धर्म के आधार पे हो गया, बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो धर्म के आधार पर बंटवारा भी बर्बादी और एक दहलाने वाला अपना भारत का अनुभव था। जो सीमा है ना, सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा है, उस समय वहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग मरे थे। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अब दोस्तों, अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए ना, तो देशी रियासतों के शासकों को आजादी दे दी थी। तो वहां और भारत का टूट सकता था। क्या आजादी दी कि या तो आप भारत में मिल जाओ या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप जो है ये स्वतंत्र रह सकते हो। अब आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए ये अपना प्यारा भारत है और बीच की कोई देशी रियासत है, वो ये कहती है कि हमें रहना है स्वतंत्र, तो ये तो समस्या हो जाएगी। भारत हमने बनाया पूरा और बीच में कोई राजा विरोध कर दे, नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने बहुत अच्छा योगदान निभाया और सभी रियासतों का, ऑलमोस्ट रियासतों का एकीकरण किया और उसको भारत में मिलाने के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि कुछ रियासतें थी जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, परंतु अंतिम रूप से उन्हें भी
मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका सूझबूझ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उन्होंने समाधान निकाल लिया था। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों, जिस तरह अपने जो भारत है ना वो टूट रहा था, भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बन गए थे, उसी समय अपनी संविधान सभा बन चुकी थी। और संविधान सभा जो है क्या होती है थोड़ा ये समझो। देखिए, अपना संविधान आखिरकार बनाएगा कौन ये बताइए। अपना संविधान, अपने संविधान में भारत के लोग ही तो बनाएंगे। ठीक है, अपना संविधान अपने भारत के लोग बनाएंगे। अब भारत के लोग करोड़ों हैं, ये थोड़ी है कि मुंह उठा के सभी बनाएंगे कि हम भी संविधान बनाएंगे, हम भी संविधान बनाएंगे, हम भी संविधान नहीं। संविधान जो है वो भारत के लोग तो बनाएंगे, पर भारत के लोग जो है ना, जिन प्रमुख प्रमुख नेताओं को चुन के भेजेंगे ना, वो दोस्तों क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। ठीक है, अब उस समय वयस्क मताधिकार यानी डायरेक्ट वोट देने की ऐसी कोई व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं कर रखी थी, पर जो प्रांतीय असेंबलियां थी उनसे लोगों को चुना गया और वो लोग चुन के जाएंगे कहां, सभा में। कौन सी सभा में, ऐसी सभा जो संविधान बनाएगी, तो उसे ही क्या कहा गया, संविधान सभा। समझ में आ गई। संविधान को बनाने के लिए एक लोग चुने जाएंगे जो कि डायरेक्ट भारतीय जनता नहीं चुनेगी, प्रांतीय असेंबली यानी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का चुनाव हुआ था। ठीक है, संविधान सभा बनाने के लिए, और ये पूरी संविधान सभा मिलके संविधान बनाएगी। हालांकि देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपना भारत का जो संविधान है भारतीय लोगों को ध्यान में रखे ही बनाया गया है। ठीक है, अपना भारतीय संविधान जो है ना, अपना भारतीय संविधान जो है ना दोस्तों, ये इसकी मांग बहुत ही लंबे समय से उठ रही थी, बहुत लंबे समय से उठ रही थी। तो जब कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के बनने के बाद से ही हमें समझ में आ रहा था कि हमें अपना संविधान कैसे बनाना है। ठीक है, हमें संविधान बनाना है तो हमें पूरी तरह आजादी चाहिए। भारतीय लोगों ने कहा था, ऐसा नहीं है कि अधूरी आजादी हो, बाहरी डिसीजन अंग्रेज लें, अंदरूनी डिसीजन हम लें, ऐसा नहीं, पूरी तरह भारत को आजाद होना चाहिए। बीच में संविधान बनाने की बीच में मांग भी उठी थी, बहुत बार बार संविधान बनाया भी गया था, परंतु वो सक्सेस नहीं हो रहा था। अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की भी समय समय पे मांग की गई थी। हमारे भारतीय लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें, ये भी समय समय पे मांग की गई थी। ये भारत आजाद होने से पहले है। और साथ ही साथ अपने भारतीय लोग बहुत विदेशों में भी जाते थे, तो उन्हें भी समझ में आ रहा था कि आखिरकार हमें संविधान कैसा बनाना है। साथ ही साथ जो भारतीय लोग हैं ये प्रांतीय असेंबलियों में भी जाते थे, जो ब्रिटिशर्स की थी ना, जहाँ गवर्नर होता था प्रांतीय असेंबली, वहां भी जाते थे, तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं समझ में आ गई थी, तो उन्हें कमियां पता चल गई थी। कमियां पता चल गई थी तो उन्हें पता था कि हम जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बेस्ट यानी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो जब भारतीय संविधान बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट बन सकता है तो इसकी तैयारियां हमने बहुत समय पहले भी बहुत बार की थी। तो अब भारत जो संविधान सभा है ना, जिसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था, वो संविधान सभा अपने भारत का संविधान बहुत ही बढ़िया बना पाएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है, हमें ये चीजें जोड़नी है, ये चीजें जोड़नी है, ये चीजें जोड़नी है। इसके अलावा बहुत सारे संविधानों का भी हमारी संविधान सभा ने दोस्तों क्या किया था, अध्ययन किया था कि हमें आखिरकार ऐसे संविधान को बनाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें याद होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब दी गई? 1964 में। हाँ, लोकतांत्रिक देश वो कब बनने की ओर अग्रसर हो गया? 1994। सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न 1990। पूरे कॉन्सेप्ट कहानियां याद होनी चाहिए तो ही आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप देखिए, संविधान निर्माता जो हैं इनको देश के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता थी कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भी हम संविधान बनाएं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी हम जो है संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो भारत को जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरह सहमति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह छोड़ के चले गए थे। भारतीयों ने तो कहा तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, हमें अंग्रेजों से कोई सहमति नहीं लेनी है कि अच्छा इस बात पे तुम मान जाओ, इस बात पे हम मान जाते हैं। नहीं, भारत में तो दोस्तों आजादी की लड़ाई के समय से ही बहुत सी बातों पे सहमति हो गई थी। ठीक है, जैसे आप देखोगे 1928 में 8 यानी ठाठ, 1928 में याद रखना एक नेहरू रिपोर्ट आई थी।
कौन सी रिपोर्ट आई थी? नेहरू रिपोर्ट। अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि ठीक है, यदि तुम संविधान बनाना चाहते हो तो ऐसा संविधान बनाओ जिसमें पूरे भारतीय लोग सहमत हो जाएं। तो पहली बार प्रयास किया गया था 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा वो किया गया था कि हम संविधान बनाएंगे। तो इसमें सर्वदलीय यानी सभी दलों का सम्मेलन हुआ था और संविधान बनाने की प्रयास किया गया था और एक संविधान लिखा गया था कि ऐसा ऐसा संविधान होगा। पर इस संविधान में कुछ बातें थी, जैसे कि औपनिवेशिक रूप से हम बना लेंगे, पूरी तरह भारत आजाद नहीं होगा, अंदरूनी डिसीजन ले पाएगा, बाहरी नहीं। तो ये बात थी। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं होगी। हालांकि ये बस आप समझो, यानी ओवरऑल ये संविधान हमने लिखा था पहले, परंतु ये पूरे भारतीयों ने नहीं माना, तो इस वजह से ये इतना चला नहीं। पर हमने तैयारी तो कर ली है कि अच्छा संविधान में ये चीजें होनी चाहिए। तो 1928 में हमने जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इन्होंने भारत का संविधान लिख तो लिया था। समझ में आ गया कि हमें भविष्य में अब कैसा संविधान बनाना है, क्योंकि गलतियों से यहां सीख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा 1931 का कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था। इस कराची अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, और रूपरेखा बनाई गई कि आजाद भारत का संविधान आखिरकार कैसा होगा। वो चीजें, प्रस्ताव और रूपरेखा तैयार की गई। और अब इन दोनों दस्तावेजों को, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट और ये जो है, इन दोनों दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ये बातें रखी गई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, यानी सभी लोगों की भूमिका होगी। वोट जो डाल सकेंगे सभी लोग डाल सकेंगे। ऐसा नहीं, पहले अंग्रेजों के समय में क्या होता था, पहले अंग्रेज वोट डाल सकते थे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े भारतीय लोग वोट डाल सकते थे, फिर थोड़ा थोड़ा मेन महिलाएं वोट डाल सकते थे। पर अब क्या कहा गया इनमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी वोट डाल सकेंगे। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा। ठीक है, सभी स्वतंत्र होंगे हर चीज के लिए, सभी को समान नजर से देखा जाएगा, उनको ये अधिकार मिलेंगे। अब जैसे आजकल देखते हैं ना, अब छुआछूत होती है, मतलब छुआछूत संविधान में लिखा है नहीं होगी, पर फिर भी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, सब स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, सभी मतलब समान होने चाहिए, देखा जाए तो छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सब स्वतंत्र होने चाहिए, बोलने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं। तो ये अधिकार होना चाहिए। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी जो संख्या में कम लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ये अपने कुछ पॉइंट जो है इन दोनों से लिए गए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। तो जो अंग्रेजी सरकार है उन्होंने भी कम लोगों को वोट का अधिकार दे रखा था। फिर धीरे धीरे 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया। इस 1935 के भारत शासन, यानी भारत में शासन करने के लिए अंग्रेज कानून बनाते थे ना, उन्हें हम कहते थे भारत शासन अधिनियम। अब ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, इसमें अंग्रेजों ने प्रांत जो होते थे ना, प्रांत यानी स्टेट्स, उनको क्या कर दिया, उनको यह कहा कि अब आपको दो विषयों में नहीं बांटेंगे, आरक्षित और हस्तांतरित, अब पूरी तरह स्वतंत्र है। जबकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में दो विषयों में बांट रखा था, बस इतना समझो। तो स्वतंत्र हो गए, ये स्वतंत्र हो गए। तो 1937 में अब प्रांतों में चुनाव होने लग गए। उस समय प्रांत मतलब समझ रहे हो ना, स्टेट्स, जिन पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। 11 प्रांत थे और ये 11 प्रांतों में चुनाव हुए तो भारतीय लोग भी गए और भारतीय लोगों ने विधानसभा, कैसे नियम बनते हैं, कैसे सारी चीजें बनती है, ये वहां जाके सीखी थी। इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो समझ रहे हो, 1937 के प्रांतीय चुनाव से भारतीय लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली कि हमें आखिरकार आगे संविधान कैसे बनाना है। ठीक है, तो 1937 के प्रादेशिक असेंबलियों में चुनाव कराए गए, भारतीय लोग पहुंचे और उन्होंने विधानसभाओं में गए और यहां पर शासन व्यवस्था सीखी थी। ठीक है, साथ ही साथ अपना भारत का जो संविधान बना था ना, हमने बहुत सारी चीजें, देखो भारतीय लोग पहले भी रहते थे, अब जो जो चीजें हमें अच्छी लगी जो अंग्रेजों ने बनाई थी कि वो भारतीयों का विरोध नहीं करे, भारतीयों को नीचा नहीं दिखाया, वो सारी चीजें हमने अपने संविधान में ऐड की। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, ये भी तो एक संविधान ही है। तो भारत में शासन करने के लिए कानून था, तो उस कानून की बहुत सारी बातें हमने अपने भारतीय संविधान में ली है। क्यों ली है? क्योंकि वो अच्छी लगी भारतीयों, अच्छी मतलब कि भारतीयों के लिए बहुत बेस्ट थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
साथ ही साथ हमारे नेता फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्रांति हुई थी राजाओं के खिलाफ, उससे भी उसके भी बहुत सारे आदर्श लिए। ब्रिटेन में जो संसद चलती है ना, लोकतंत्र, उसके कामकाज को हमने लिया। साथ ही साथ अमेरिका के अधिकारों की सूची भी हमने ली, यानी अमेरिका देश से भी बहुत सारी चीजें ली, संसद से भी ली, फ्रांस से भी ली। रसिया 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उससे भी भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने भारतीय संविधान में जोड़ी है। ठीक है, भारतीय संविधान इतनी आसानी से नहीं बन गया, एक एक चीज को ध्यान में रखा गया है। भविष्य की योजनाओं के अनुरूप भी सारी चीजें देखी गई है कि हमें ऐसे ही कानून बनाना है। ठीक है, तो चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, आप देखिए संविधान, भारतीय संविधान का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण हुआ तो ये संविधान सभा, संविधान सभा का मतलब समझे, अभी अभी मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। संविधान बनाने वाली सभा, उसको क्या कहेंगे हम, संविधान सभा कहेंगे। ठीक है, अब संविधान सभा में कौन होंगे, लोग होंगे। कौन लोग होंगे, क्या अपन सब होंगे, नहीं, उस समय की प्रांतीय असेंबलियों के लोग होंगे जिनको अपन सब ने चुन के भेजा था। ठीक है, उनमें प्रमुख प्रमुख लोग होंगे, उनमें भी एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सुनना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो जो है लोग होंगे अप्रत्यक्ष रूप से जिन्हें हमें चुना होगा, वो लोग उनको चुनेंगे और फिर जो मेन लोग हैं वो संविधान सभा में जाएंगे और ये संविधान सभा मिलके संविधान बनाएगी। अब पूरे भारत में जितनी भी जो प्रांतीय असेंबली थी सभी के लोग गए, मतलब इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते भारत के लोगों ने भाग नहीं लिया, ऑलमोस्ट भारत के लोगों ने भाग लिया है क्योंकि हर तरह के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे। तो संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, देखा जाए तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि भारतीय लोग ही थे, विदेशी लोग नहीं थे। हाँ, भारतीय एक एक लोग नहीं थे, पर भारतीयों ने जिन लोगों को चुना, फिर उन लोगों ने जिनको चुना वही संविधान बना रहे थे, यानी हर भारतीयों की विचारधारा के लोग वहां पर पहुंचे थे। तभी तो अपना भारतीय का जो संविधान सभा है के मतलब संविधान जो बना है वो इसीलिए इतना अच्छा बना है। तो संविधान सभा क्या है, चुने हुए जन प्रतिनिधि जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखेंगे, ठीक है, वही संविधान सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए इनका चुनाव होगा, चुनाव में अपन नहीं चुनेंगे, जो प्रांतीय असेंबली है ना वही लोग चुनेंगे। तो इनका चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा है और संविधान सभा क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। यानी संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा है उनके लोगों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, अब संविधान सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो उनकी सबसे पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को, फिर 11 को, फिर 13 को, ऐसे बहुत सारी बैठकें होती गई कि संविधान को कैसे बनाया जाए, क्या नकारात्मक पक्ष हो, क्या सकारात्मक पक्ष हो, कौन सी चीज ध्यान में हम रखें, किस देश से हम कौन सी अच्छी चीज ले सकते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान जो अभी हमने पढ़ा था ना, उससे हमने लिया है संविधान में संशोधन। भविष्य में यदि हम संविधान में कुछ चेंजेस करना चाहें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी होगी, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई सरकार आ जाए जो तानाशाही हो, वही राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाए, तो वो तो संविधान किसी भी तरह का चेंज करके रख देगी। तो संविधान में संशोधन करना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हो गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, यानी बन गया, यानी कुछ ही समय बाद अपने भारत के टुकड़े हो गए और भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बन गए। तो संविधान सभा भी बट गई। अब संविधान सभा में भारत में लोग रह गए मात्र 299 लोग रह गए और इन सभी 299 लोगों ने मिलके अपने भारत का संविधान बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप जो है उसको अच्छे से समझा। प्रारूप मतलब समझते हो ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि ये एक दस्तावेज बनाना है,
ठीक है, कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले आप उसका प्रारूप तैयार कर लेते हो कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप कमेटी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। इसका काम था प्रारूप की जांच करो कि आखिरकार सही बना है या नहीं बना है। और फिर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी इस तरह इस प्रारूप की जांच की थी और फिर अपना भारतीय संविधान जो है, ये अपना जो भारतीय संविधान है, ये 26 नवंबर 1949 को बन के कंप्लीट हो गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को ये अपना पूरा भारतीय संविधान जो है ये बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भारतीय संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को बना लिया, पर हमने इसको 2 महीने रोका और हमने संविधान जो है ना इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इतिहास समझते हैं। देखिए 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, याद करो, संविधान बनाया था, उसमें तो कहा था कि अपन को देश की आजादी चाहिए, पर पूर्ण आजादी की बात नहीं की गई। तो फिर 1930 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब बाहरी रूप से भी हम डिसीजन ले पाए, अंदरूनी रूप से भी हम डिसीजन ले पाए। तो अब पूरी तरह हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हम एक ऐसा दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो हमने वो दिन डिसाइड किया, कौन सा? 26 जनवरी 1931। अब 26 जनवरी 1931 का दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम पूरी तरह इसको स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता यानी आजादी का दिवस मनाने लगे। पर हम क्या देखते हैं कि अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे 15 अगस्त को ही। तो 15 अगस्त को अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए। अब ये देखिए 26 जनवरी इतना महत्वपूर्ण दिन था, हर भारतीय के दिमाग में ये बात थी, तो इस दिन का महत्व समाप्त नहीं हो, इसीलिए 26 जनवरी को हमने भारत का संविधान लागू कर दिया। तो समझ में आया 26 जनवरी को ही क्यों किया, जबकि संविधान बन कब गया था? 26 नवंबर को ही बन गया था। तो हमने इसीलिए 26 जनवरी को लागू किया, जिससे 26 जनवरी का महत्व समाप्त नहीं हो। और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र मतलब समझते हो ना, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति भी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। राष्ट्रपति को अपन डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, पर इसका इनडायरेक्ट चुना होता है। अपन जैसे सांसदों विधायकों को चुनते हैं, वो सांसद विधायक जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया, जबकि बनके कब कंप्लीट हो गया? 26 नवंबर 1949। इस तरह अपना भारत का संविधान जो है ये बना था। ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें भारतीय लोग ही ज्यादातर थे, और एक इतना अच्छा संविधान बनाया गया कि उसे ना तो कोई सामाजिक समूह, ना कोई संगठन, ना कोई दल जो है कोई इतने ज्यादा सवाल नहीं उठाए थे। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, मैंने बता दिया, क्योंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क अधिकार पर होता तो भी स्वरूप कुछ ऐसा ही होता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सभी लोग आए थे। ठीक है, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, याद है? अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, और इन्होंने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान यानी संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 सालों में, ठीक है, कुल 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा होने के बाद अपना भारतीय संविधान जो है ये बन के तैयार हो गया था। इतना बेसिक समझ में आ गया। अब आइए भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य, जिसमें संविधान के पीछे का क्या दर्शन है, क्या विचार है, ये हम देखते हैं। नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर यह डिसाइड किया गया। संविधान जो है स्वयं अपने दर्शन के बारे में कहता है कि हमारे क्या विचार हैं, हमारी क्या विचारधारा है और हम किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, संविधान में भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना है। असमानता कैसे दूर करें ये डिसाइड, और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी था।
कि भेदभाव को कैसे दूर किया जाए, गैर बराबरी मुक्त भारत बनाया जाए, असमानता मतलब समझ रहे हो ना, सभी समान रूप से आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे आप देखते हैं ये गरीब व्यक्ति है, ठीक है, ये गरीब व्यक्ति है, इसके पास है 10 रुपए, जब अपना भारत आजाद हुआ उस समय मान लो, और ये अमीर व्यक्ति है, इसके पास है 100 रुपए। अब हमें इन दोनों के बीच की असमानता को दूर करना है, समान करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम इसको धड़ाधड़ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 रुपए दे दें, तो ये बराबर आ जाएंगे ना। पर ये इसके साथ भी तो गलत होगा ना, यार हमें तो आप बढ़ावा नहीं दे रहे। तो भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि हम इनको भी आगे बढ़ने देंगे, पर इनको थोड़ा सा पुश कर देंगे। जैसे आप देखते हो ना SC ST को आरक्षण दे दिया जाता है, आरक्षण देने का उद्देश्य क्या है, आरक्षण देने का उद्देश्य है कि इनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और असमानता को दूर किया जाए, यानी ये धीरे धीरे समान आ जाएंगे और ये भी आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने ये सोचा था। अब देखिए गांधी जी क्या कहते हैं, 1931 में अपनी पत्रिका जो यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखी, गांधी जी ने, उसमें इन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में क्या लिखा कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, यानी कोई व्यक्ति गुलाम ना हो, किसी के अधीन ना हो। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने कि हाँ भारत मेरा है, और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, उच्च और निम्न वर्ग कुछ हो ही नहीं, सब बराबर। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, और मैं इसको कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ऐसा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा। और 1931 में कराची अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का, बताया था मैंने, थोड़ा थोड़ा याद होगा, ठीक है। और संविधान सभा के अंतिम भाषण में देखो भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। वो क्या कहते हैं, याद करो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसको हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जीवन में बहुत विरोधाभास है, फिर भी हम एक नए संविधान की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीतिक रूप से तो हम सभी को बराबर पहुंचा देंगे, SC के लिए सीटें दे दी, ST के लिए दे दी, सबके लिए दे दी, महिलाओं के लिए दे दी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। बहुत अमीर लोग होंगे, गरीब भी होंगे, तो ये असमानताएं बहुत ज्यादा होंगी, उसको धीरे धीरे दूर करना है। समाज में भी असमानताएं होंगी, ठीक है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे, यानी हर व्यक्ति वोट दे सकता है, और एक वोट की पावर वही होगी, जो मेरे वोट की पावर है वही आपके वोट की पावर है, वही प्रधानमंत्री के वोट की पावर है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का वोट डलेगा तो 100 वोट डल जाएंगे, एक ही डलेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे, और हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर ये नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे, यानी ये नियम कानून अपन को मानने ही होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने थे। भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या बना, स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरणा मिली कि हमें आगे बढ़ना है, समान भावना रखनी है, मौलिक अधिकार, सबको वोट हो, ठीक है। यही तो भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हमें भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की सभी को स्वतंत्रता, यही तो अपने संविधान का दर्शन है, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है ना, इसकी प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं, और अपने भारतीय संविधान जो है ना, उसकी प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का हमें दर्शन दिया गया, उसकी विचारधारा दी गई, ठीक है, और पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा अमेरिका का प्रस्तावना देखते हैं।
देखो प्रस्तावना मतलब समझते हो ना, यदि आप कोई किताब अपनी देखोगे तो शुरुआत में प्रस्तावना दी होती है इस पूरी किताब की विचारधारा को, उसके दर्शन को समझने के लिए। इसी तरह भारत के संविधान को समझने के लिए शुरुआत में प्रस्तावना दी होगी। तो देखो, संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ, ये क्या कहते हैं, रुक जाओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने तथा जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। यह है अपना अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अब आइए भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका, इसमें देखो शुरुआत में लाइन क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी प्रस्तावना में सबसे पहले किसकी बात की गई, भारत के लोगों की बात की गई, ना कि भारत के किसी नेता की बात की गई, यानी भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना है। प्रभुत्व संपन्न मतलब समझ रहे हो, सभी डिसीजन लेने में अपना भारत वो हो, सक्षम हो, चाहे बाहरी डिसीजन हो चाहे अंदरूनी डिसीजन हो, कोई भी हस्तक्षेप ना हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी मतलब समाज में जो भी कोई चीज है उसको सभी को समाज के बराबर लोगों पर उसका हक हो, ऐसा नहीं हो किसी को ज्यादा दे दी किसी को कम दे दी, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, किसी पर्टिकुलर एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा हो, किसी पंथ को बढ़ावा नहीं दे रहा हो, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समझ में आ गया, इसके लिए प्रयास करेंगे तथा उसके सभी नागरिकों को, जितने भारत के लोग हैं ना, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय मतलब समाज में बढ़ावा, सभी बराबर, आर्थिक पैसे में मजबूत हो, राजनीति में जाए। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, अपने विचार रखने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म और उपासना करने की आपकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अवसर मिल रहा है तो आप उसको समान रूप से एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की कोई गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज, यानी कब संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। इसमें फिर कभी अपन डिटेल में जब प्रस्तावना टॉपिक होगा ना वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, संविधान में समय पर हम चेंजेस भी करेंगे परिस्थिति के अनुसार। तो चेंजेस करने के लिए हमने संविधान में 42वें बार जब संशोधन किया ना, वो हमने किया था 1976 में, 42 टाइम्स बार। और इसमें हमने प्रस्तावना में भी चेंज किया और प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जोड़े, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए वर्ड जोड़े। ये 3 नए वर्ड पहले नहीं थे। तो समझ में आया, संविधान में समय के अनुसार हम चेंजेस भी कर सकते हैं और जो जो नई चीजें हैं वो जोड़ सकते हैं। तो ये अपनी संविधान की प्रस्तावना थी, इसमें एक एक वर्ड को हमें समझना है, ठीक है। अब आइए संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके मूल्य दर्शन बता दिए। इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की भी कोशिश की गई है। जो बात लिखी है वो फुलफिल होनी चाहिए। फुलफिल होने चाहिए मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहरी डिसीजन कोई और ले रहा है। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देना है। लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, ठीक है। इसमें समय के अनुसार बदलाव तथा नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की भी जरूरत पड़ती है, तो होने चाहिए बदलाव, ठीक है। जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में चेंजेस किए गए, तो समय समय पे यदि संविधान में जरूरत पड़ती है समय के अनुसार तो हमें इसमें
बदलाव करने होंगे। और इन बदलावों को ही क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन। और ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जो कि हमें एक बेसिक तौर पे समझनी है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये आज हमने क्लास 9th एनसीईआरटी की लोकतांत्रिक राजनीति को समझा है, और साथ ही साथ संविधान निर्माण को एक बेसिक तरीके से, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जाना, फिर भारतीय संविधान को जाना, इसके मूल्य जाने, इसके आदर्श जाने, इसके दर्शन जाने, कैसे बना, कैसे लोग आए। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है दोस्तों, एक डरबन सिटी थी। डरबन सिटी में जो समुद्र के किनारे था ना एरिया, वहां पर एक बोर्ड लगा था, वहां पर बोर्ड लिखा था कि इस जगह पर मात्र श्वेत लोग ही नहा सकते, अंग्रेज अश्वेत नहीं नहा सकते। सोचो इतना विरोध हो। आप कभी गोवा घूमने जाओ और वहां पर लिख दे कि आप यहाँ पर नहीं नहा सकते, कितना बुरा लगेगा। सोचो, अश्वेतों के साथ ये होता था, फिर भी लड़ाई लड़ी और जीते। और इसी तरह हम भी एक एक चीज को समझेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी आशा के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।